Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है मैथ्स की, जिसका हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पिछली आपने देखी होगी, लगभग 3 से 4 वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी जो लासा और मासा के ऊपर थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है ये, देखिए और करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं जो 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ किसी समय पर बजती हैं तो दोबारा किस समय पर एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 5 घंटियां हैं। ठीक है, आप 5 दोस्त हैं, पांचों को एक एक घंटी पकड़ा दी गई। ठीक, और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो आप सबने एक साथ एक बार घंटी बजाई। ठीक है, और अब आगे क्या बोला है कि जो पहली घंटी है वो 5 सेकंड बाद दोबारा बजेगी, दूसरी 6, तीसरी 8, चौथी 9। इस टाइप का आपको दे दिया गया टाइम कि सब घंटियों का बजने का, दोबारा बजने का टाइम अलग अलग है। तो आपको एक ऐसा टाइम बताना है जिस टाइम में सारी घंटियां एक साथ दोबारा से बजे। यानी आपको कुछ नंबर दे दिए गए हैं और आपको एक कॉमन वैल्यू पूछी है, जिस कॉमन वैल्यू पे वो सारे नंबर डिवाइड करें। इस चीज को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसी चीज को तो हम लासा बोलते हैं। भाई एक ऐसी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। सेम वही बात इस क्वेश्चन में की गई थी। आपको घंटियों का टाइम दे दिया था अलग अलग बजने का, आपसे पूछा था एक ऐसा टाइम बताओ जिसमें सारी घंटियां बजे। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना होगा लासा। ठीक है, देखते हैं हमें नंबर क्या दिए गए थे। नंबर हमारे दिए गए हैं 5, 6, 8 और 9। यानी 5, 6, 8 और 9 सेकंड बाद ये घंटियां बजती हैं अलग अलग। ठीक, अब इसका अगर आप लासा निकालोगे, इसका एलसीएम क्या आएगा? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 9 × 8 × 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 निम्मा 360। यानी 360 सेकंड्स बाद वो दोबारा बचेंगी। ठीक, यहाँ से आपको पता चल गया, जब आप इन चार संख्याओं का लासा निकालेंगे ना तो आपका निकल के आएगा 360। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे लिख दिया। चलिए मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ कि मैंने लासा कैसे निकाला और मेरा इतनी जल्दी निकल के आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि लासा हमारा होता क्या है। लासा हमारा यही तो होता है कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से जिसमें भाग जाए। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक आपको नंबर दिया गया था 9। ठीक, 9 का मतलब क्या है, उसमें 3 आ रहा है 2 बार। ठीक, और एक नंबर आपको दिया गया था 6। 6 का मतलब क्या है, इसमें एक बार 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। 8 का मतलब क्या है, इसमें 2 आ रहा है 3 बार। ठीक है, और 5 का मतलब क्या है, इसमें 5 आ रहा है 1 बार। ठीक, अब मैंने एलसीएम इतनी जल्दी कैसे निकाला? मैंने ऐसे निकाला कि मान लीजिए मैं 9 लेता हूँ, 9 में एक बार 3 आ रहा है तो 6 में 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया 6 वाला 3 हमने 9 में काउंट कर लिया है। तो इसलिए मैंने 6 वाला 3 नहीं लिया था। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने 6 से गुणा नहीं किया था। अब 6 वाला बचा गया, 3 तो काउंट हो गया 9 में, 2 बचा। अब यहाँ देखिए 8, 8 में आपका 2 भी काउंट हो गया 6 वाला। ठीक है, इसलिए मैंने 8 लिया था, 6 नहीं लिया। ठीक, 5, 5 अपने आप में अलग था इसलिए 5 भी ले लिया। तो ये निकल के जो हमारा आया है आ गया 360 सेकंड। ठीक, आप जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपका निकल के यही आएगा 360 सेकंड, क्योंकि ये जो आपको टाइम दिया गया था ये सेकंडों में दिया गया था। ठीक है, तो 360 सेकंड निकल के आया हमारा लासा। लेकिन आप देख रहे होंगे जो हमारा आंसर दिया गया वो हमें मिनट्स में दिया गया है। ठीक है, अब हमें सेकंड्स को मिनट्स में बदलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड्स में कितने मिनट होते हैं, आप बोलोगे 1 मिनट। ठीक है, तो मैं बोलूं आप बताओ तो फिर 360 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे? आप तुरंत बता सकते हो 6 मिनट। कैसे? 60 का कितने गुना ये लिखा हुआ है, आप बोलोगे 6 गुना। ठीक है,
तो इसलिए ये टाइम भी एक नहीं होगा, इसका 6 गुना होगा। एक का 6 गुना क्या होता है? 6। तो ये आपका आंसर हो गया 6 मिनट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में अलग है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, अब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, 4 घंटियां दे दी हैं, चारों का आपको कुछ कुछ टाइम दे दिया गया है, और यदि वे एक साथ 12 बजे बजती हैं तो दोबारा वो एक साथ किस समय बजेंगी? देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग वाला टाइम नहीं दिया गया था कि स्टार्टिंग में वो कितने बजे बज रही थी। इसमें हमें क्या किया गया है, क्वेश्चन वही सेम रखा है, बस एक टाइम दे दिया कि जब पहली बार बजी हैं तो सारी 12 बजे एक साथ बजी हैं, अब दोबारा वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये चीज आपको पूछी है। संख्याएं आपकी क्या क्या दी गई हैं? 4, 6, 8 और 14। ठीक है, 4, 6, 8 और 14, इनका लासा निकालिए आप। लासा निकालेंगे तो आपका क्या आना चाहिए? लासा आपका निकल के आना चाहिए, ये आएगा आपका 120 और 48, 68, 168। ठीक है, 268, 168। ठीक है, जब इसका आप लासा निकालेंगे ना, जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 168 सेकेंड्स। ठीक है, उससे निकाल के देख लीजिएगा लासा। मैं लासा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ तो फिर मैं 4, 6, 8 और 14 लिखूँ, फिर मैं उसका लासा निकालना शुरू करूँ। वो सब तो आपको आता है, लासा निकालना तो आपको आता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच क्या रखनी है, हम यहाँ पे वो सीख रहे हैं। ठीक है, लासा वासा निकालना तो हमने क्लास 5th और 6th में भी सीखा हुआ है। ठीक, तो देखते हैं अब क्या है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 12 बजे सब एक साथ बजी हैं। ठीक है, 12 बजे अगर एक साथ बजी हैं, 12 बजे एक साथ बजी थी, बजी थी। ठीक है, अगर वो 12 बजे एक साथ बजी थी तो अब दोबारा वो कितने बजे एक साथ बजेंगी? आपको पता है हमारा टाइम निकल के क्या आया? 168 सेकेंड। अगर हम 168 सेकेंड को मिनट्स में बदलें, क्योंकि जो हमें आंसर दिए गए हैं वो मिनट्स में दिए हैं। ठीक है, 168 सेकेंड को मिनट में बदलने का तरीका आपको पता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ 120 सेकेंड में कितने मिनट? आप बोलोगे 2 मिनट। ठीक है, कितने सेकंड बचे? 168 में से अगर 120 सेकंड चले गए तो बचे कितने? 48 सेकंड। यानी आपको पता चल गया, आपको 12 बजे अगर पहले एक साथ बजी थी, अब कब बजेंगी? 12 बजकर 2 मिनट, 2 मिनट और कितने सेकंड? 48 सेकंड, क्योंकि 168 सेकंड टोटल। ठीक है, 2 मिनट 48 सेकंड। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यही दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वैसे भी देखा देखे मतलब पेपर में देखने को मिल जाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है, एक ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स हैं, वो इतने इतने सेकंड के अंतराल में जलती हैं, तो अब दोबारा कितने बजे वो एक साथ जलेंगी, या फिर दोबारा किस टाइम एक साथ जलती हैं। तो घंटी में दे दिया, लाइटों में दे दिया, किसी भी टाइप से दे सकते हैं। लैंग्वेज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 43,582 के निकट वह क्या संख्या होगी जिसमें 25, 50 और 75 से भाग चला जाए। ठीक है, देखिए एक तरीका तो यही है, आप 25, 50 और 75 का लासा लीजिए, उसके बाद जो आए उसमें के कुछ मान के उसमें ऐड करिए। मतलब जैसे मान लीजिए 25, 50 और 75, इन तीनों का आप लासा लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिला 150। ठीक, अब आपसे पूछा है कि 43,582 के पास होना चाहिए। ठीक है, अब आपको जो तरीका बताया जाता है वो बताया जाता है, आप के मान लो।
ठीक है, यहाँ के की वैल्यू रख रख के चेक करो। आपको भी पता है इस तरीके में बहुत टाइम लगने वाला है, कि हमें क्या पता कि के का मान क्या रखेंगे। पहले हम कुछ रखेंगे, फिर देखेंगे कितना जा रहा है, फिर हमें पता चलेगा कि कम हो गया तो फिर हम उस वैल्यू को बढ़ा के फिर गुणा करेंगे। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका आपका क्या है, जो होना चाहिए, जो मैं बताऊंगा, मैं ये तरीका नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि आपको ये तरीके पता है और मैं चाहता हूं कि इन तरीकों से आपको मुक्ति मिले, है ना। क्योंकि सिलेक्शन इन तरीकों से नहीं होता। अगर आप वही तरीके लगाएंगे हर क्वेश्चन में जो आप 8वीं 9वीं 10वीं में लगाते थे, तो आप कंपटीशन में नहीं निकल पाएंगे आगे। सीधी सी बात है, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 10-12 लाख की भीड़ में से अगर आपको कुछ हजारों में आना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ अलग भी करना पड़ेगा बाकी सब लोगों से। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अगर कोई संख्या 25, 50 और 75 से जिसमें भाग जा रहा है, ठीक है, किस किस से भाग जा रहा है? 25 से भी जा रहा है, 50 से भी जा रहा है और 75 से भी जा रहा है। तो मैं आपसे बोलूं यार, तो उस संख्या में अगर 75 से जा रहा है तो 75 बना किस किस से मिलके? 25 और 3। तो संख्या में 3 से भी भाग जाना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर 75 से किसी संख्या में जा रहा है तो उसमें 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूं कि ऑप्शंस उठा के हम चेक कर लेते हैं किसके संख्या में 3 से भाग जा रहा है। मैं एक बार ऑप्शंस लिख देता हूं आपके सामने। 43500। दूसरा ऑप्शन है आपका 43650। 43650। अगला ऑप्शन है आपका 43600। 43600। फिर आपको दिया गया है 43550। 43550। हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है तीन, कि तीन से किसके संख्या में भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9। 9 में तो 3 से भाग चला जाएगा, तो हमने ये हटा दिया। ठीक है, बचा क्या आपका? 5 और 3 8। क्या 8 में 3 से भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें देखते हैं, 6 और 3 9। 9 में तो 3 से भाग चला जाता है। फिर बचा क्या? 4। क्या 4 में 3 से भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं, तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब ये दो ऑप्शन बचे, इन्हें भी देखते हैं। 5 और 4 9। इसमें 3 से भाग चला जाएगा, बचा 3। 3 में 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9। इसमें 3 से भाग चला जाएगा, और 6 और 3 9। इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। यानी ये दो संख्याएं ऐसी आई जिनमें 3 से डिवाइड जा रहा था। आपको पता है 25 से भी जा रहा है, क्योंकि लास्ट के दो अंकों में 25 से भाग जाना चाहिए। 50 में 25 से भाग जाता है, इसमें डबल जीरो, तो इसका मतलब जिस भी संख्या में लास्ट में डबल जीरो हो तो उसमें भी मान लीजिए 25 से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला यार 75 से भी जा रहा है दोनों में। 50, 50 से भी आपको दिख रहा होगा दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। 25, 25 से तो जा ही रहा था। ठीक, अब क्या करें? हम पे ये दो नंबर हमें लास्ट में मिले जिनमें तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो 43,582, 43,582 के निकटतम होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए इन दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इससे ज्यादा पास आ रही है। आपको दिख रहा होगा 43,500। ठीक है, क्योंकि 43,582 और 43,500 में कितने का डिफरेंस है? केवल 82 का। और ये 650 है, ये 582 है, तो ये भी आ सकती है उससे ज्यादा पास। ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको घटा के। चेक करने की चलिए कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें क्लियर तो दिख रहा था कि 500 है और ये 82 है, तो हमें लगा कि ये संख्या हो सकती है ज्यादा पास। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे 650 है और ये 582 है। इसे भी हम देख लेते हैं। जब हमने 43,582 में से 43,500 घटाए, तो हमें पता चला इनका अंतर है 82। ठीक है, अब यही चीज हम दोबारा करेंगे। 43,582 में से अब हम घटा रहे हैं 43,650। 650 ज्यादा थे तो उल्टा कर देते हैं, 43,650 में से ये घटा देते हैं, बात तो एक ही है। 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 14 में से 8 गए 6। अब आपको पता चल गया, एक में डिफरेंस आ रहा है 82 और एक में डिफरेंस आ रहा है 68। तो निकटतम कौन सी हुई? निकटतम वो हुई जिसमें डिफरेंस कम हो। तो ये वाली वो संख्या थी जिसमें डिफरेंस कम था, जो निकटतम थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी आपको लग रहा हो कि यार बहुत टाइम लगेगा ऐसे तो करने में, है ना। ऐसे करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना,
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका 15-20 सेकंड में खत्म हो जाता। के मान के करने से तो बहुत बढ़िया है यार। के की अलग अलग वैल्यू उठा उठा के चेक करो। पहले हमने के का मान 100 रखा, फिर गुणा करके देखा क्या आ रहा है, नहीं आ रहा 43,000 के पास, फिर हमने कुछ बढ़ाया, फिर हमने कुछ बढ़ाया। ऐसे वैल्यू पुट करने से अच्छा है ये तरीका। आपको पता चलेगा डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर किसी संख्या में 75 से भाग जा रहा है तो उसमें 25 से भी जाएगा, उसमें 3 से भी जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 वाला चेक किया, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। फिर बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन जो थे उनमें दी गई तीनों संख्याओं से भाग जा रहा था। तो हमने क्या किया, फिर हमने देख लिया कि उनके पास कौन सी है, 43,582 के पास कौन सी है। पास हमें पता चला कि 43,650 होगी, क्योंकि इसका अंतर कम आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, इसे भी खत्म करते हैं। हाँ, कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं भिन्न के रूप में, यानी पी वाई क्यू के रूप में। वो मैं लिख देता हूँ आपको क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है 2/3, ठीक है। उसके बाद 4/5 और 6/7। 4/5 और 6/7। आपसे पूछा है इसका एच सी एफ क्या होगा। एच सी एफ हो यानी मासा इसका क्या होगा। आपसे मैंने बताया था, जब भी आपको कोई संख्याएं भिन्न के रूप में दी जाए और अगर आपसे लासा पूछा जाए, तो आप ऊपर वाली सभी संख्याओं का लासा निकाल दीजिए और नीचे वाली का मासा। ठीक है, और अगर मासा पूछा जाए तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का मासा निकालना है और नीचे वाली का लासा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपसे पूछा क्या है, एच सी एफ यानी मासा पूछा है। अब वो करना क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना है। आप देखिए 2, 4 और 6 में कॉमन वैल्यू क्या है बड़ी से बड़ी, तो आप बोलोगे 2 है। मैं कहूंगा ठीक है। और मैं नीचे आपसे बोलूँ इसका मासा क्या होगा, 3, 5 और 7। अब यहाँ आपको एक चीज देखनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं हैं सारी, और अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है। अभाज्य संख्याओं का लासा होता है उनका गुणनफल। ठीक है, अगर आप 3 × 5 × 7 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 105। ठीक है, 5×3 = 15, 15×7 = 105। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिन्हें जब 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली पेन और पेंसिलों की संख्या समान हो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हमने पेन बांटने हैं कितने, 1001 पेन है हमारे पास, वो बांटने हैं, और 910 पेंसिलें हैं। वो इस प्रकार बांटनी है कि जितने जितने किसी बच्चे को पेन मिलना है उतनी उतनी पेंसिलें भी मिले। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है पेन और पेंसिलों में हमें कॉमन नंबर बांटना है, यानी जितने पेन हम दे रहे हैं उतनी ही पेंसिल देंगे। उसका मतलब क्या हुआ, दिए गए दोनों नंबरों में आपको एक कॉमन वैल्यू पता करनी है। यार वो कॉमन वैल्यू क्या होगी, जो पेंसिलों में भी सेम जा रही है और पेन में भी सेम जा रही है। ठीक है, अब कॉमन वैल्यू क्या होती है, कॉमन वैल्यू आपको पता है, सीधे सीधे ही मासा होता है। एच सी एफ को ही तो हम कॉमन वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई दो संख्या दी जाए, मैं आपसे बोलूँ इन दोनों संख्याओं में कॉमन वैल्यू क्या है, जो उसका एच सी एफ है वही तो कॉमन है। ठीक है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों में समान हो वही उसका एच सी एफ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज बोलिए कि संख्या समान होनी चाहिए, जितने पेन हम बांट रहे हैं उतनी पेंसिल बांटने। ठीक है, देखते हैं कितने कितने दिए थे। आपको दिए हैं 1001 पेन, 1001। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या दिया था, 910। 910। ठीक, अब आपको क्या बोलना है, आपको करना है इनका मासा निकालना है। ठीक है, कॉमन वैल्यू आपको निकालनी है कि कॉमन कितनी संख्या होगी जो पेनों में भी जा रही है और कॉमन उतनी पेंसिलों में भी जा रही है। ठीक, तो उसका मासा निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, अगर दो संख्याओं का आपको मासा निकालना है तो आप एक दूसरे को घटा दीजिए, एक से दूसरे को। जैसे मान लीजिए आपने 1001 से 910 घटाया। ठीक है, जब 1001 से आप 910 घटाएंगे तो आपका निकल के कितना आएगा, 91। ठीक है, 91 ही आपका आ गया एच सी एफ। मैंने आपसे क्या बोला था, जब घटाने पर सेम जो एक वैल्यू आ रही है
N1 माइनस N2 वाली चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ चेक भी अगर आपको करना हो कि 91 इसका मासा होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे? आप चेक कर लीजिए कि 91 से इसमें भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। अगर आप 91 गुणा 11 करेंगे तो आपका इतना आएगा 1001, ठीक है। क्या 91 से 910 में जा रहा है? आप कहेंगे हाँ। जब 91 गुणा 10 करेंगे तो आपका आएगा 910, ठीक है। अब क्या करना था, मैंने आपको बताया था जब N1 और N2 का डिफरेंस 1 के बराबर हो, यहाँ आपको दिख रहा हो N1 आपका क्या था 11 और N2 आपका क्या था 10। इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 के बराबर होगा तो जो हमारा डिफरेंस आता है यानी अंतर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो प्लीज HCF और LCM की स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, ठीक है। वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि ये चीज हमने क्या कर दिया, घटा के हमारा कैसे HCF सीधे सीधे हमें मिल जाता है, ठीक है। जब आप LCM और HCF की स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट वाली देखेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चंस वाली देखेंगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 91, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हिंदी में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक दूध विक्रेता है, ठीक है, जिसके पास 3 तरह का दूध है। आपको भी पता होगा अगर आप दूध लेने जाते हो कि जिस दुकान से आप दूध लेने जाएंगे वो अलग अलग टाइप के दूध बेचता है। मान लीजिए एक दूध होगा उसके पास 45 रुपए लीटर, दूसरा होगा उसके पास 40 रुपए लीटर और तीसरा होगा उसके पास 35 रुपए लीटर, ठीक है। 3 अलग अलग क्वालिटी का दूध है। एक है एकदम जिसमें पानी नहीं मिला, दूसरा है जिसमें क्रीम नहीं है उसकी क्रीम निकाल ली, और तीसरा है जिसमें पानी मिला के वो बेच रहा है, इसलिए तीसरा वाला सस्ता था, ठीक है। तो वही यहाँ चीज की बोली गई है आपसे कि 3 अलग अलग तरीके के दूध बेचता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इफ ही वांट्स टू पैक देम इन कैंस सो दैट ईच कैन कंटेन सेम लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है अगर वो हर प्रकार के दूध को डिब्बों में भरना चाहता है, ठीक है, और प्रत्येक डिब्बे में समान दूध आए। अब देखिए आपके पास 3 तरह का दूध आपको दिया गया था, उन 3 तरह के डिब्बों के दूध को आपको डिब्बों में भरना है और सारे डिब्बों में समान समान मात्रा में दूध होना चाहिए। और लास्ट में ये भी लिखा है एंड डज नॉट वांट टू मिक्स एनी 2 काइंड ऑफ मिल्क, और किसी भी 2 तरह के दूध को आपको मिक्स भी नहीं करना है, यानी अलग अलग क्वालिटी का दूध अलग अलग डिब्बों में भरना है और प्रत्येक डिब्बे में एक समान मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड। देखिए आपसे यहाँ क्लियर कर दिया है बोल के, आपसे बोला है कि कम से कम कितने डिब्बे चाहिए। अब आपको एक चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, जब आपको कम से कम डिब्बे चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा ही तो भरोगे डिब्बों में, यानी जितना डिब्बे का साइज बड़ा होगा उतने ही कम डिब्बे लगेंगे, है ना। लास्ट लाइन ने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको निकालना क्या है। लास्ट लाइन ने आपको बता दिया है कि आपको मासा निकालना है भाई। तीनों आपको जितने लीटर के दूध दिए थे मैं आपको लिख देता हूँ। पहला क्वांटिटी आपको दी थी, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पहला आपको दिया गया था 21 लीटर, दूसरा आपको दिया था 42 लीटर और तीसरा आपको दिया था 63 लीटर, ठीक। अब हमसे क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा दूध हमें निकालना है क्योंकि हमें कम से कम डिब्बों में भरना है। कम से कम डिब्बों का मतलब ज्यादा से ज्यादा भरे हम एक डिब्बे में, और प्रत्येक डिब्बे में समान दूध है। उसका मतलब क्या है, एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो बड़ी से बड़ी हो और तीनों में समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मासा बोलते हैं। तो इन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए। अगर मैं इन दोनों का देखूं 21 और 42, इनका अंतर कितना निकल के आया, इनका अंतर निकल के आया 21। अब देखिए 21 से इसमें भी भाग जा रहा है, 21 से इसमें भी भाग जा रहा है। क्या 21 से इसमें भाग जा रहा है? आप देख पा रहे होंगे 21 में, 21 का भाग 63 में भी चला जाता है, यानी ये आपका निकल के आ गया HCF मासा, यानी यही वो क्वांटिटी होगी जो हर प्रकार के डिब्बे में भरी जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है कि कम से कम डिब्बों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर आप हर डिब्बे में 21-21 लीटर भर रहे हैं, ठीक है, तो पहला आपका कितना था 21 लीटर, तो 21 लीटर अगर एक डिब्बे में भरा जा रहा है तो आपको पता चला इसमें तो एक डिब्बे में ही आ गया पूरा दूध। ये था 42 लीटर,
अगर 42 लीटर 21 लीटर के हम 2 डिब्बे भरेंगे तभी तो हमारा 42 लीटर होगा। तो आपको पता चल गया इस प्रकार के दूध में हमारे 2 डिब्बे लग रहे हैं 21 21 लीटर के। ठीक है, 63 में हमारे कितने डिब्बे लगेंगे 21 21 लीटर के? आप बोलोगे 3। ठीक है, तो कम से कम डिब्बों की संख्या आपकी क्या निकल के आई? कम से कम डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, ये आपकी क्या निकल के आई? ये आपकी निकल के आई एक ये, दो ये और 3 ये। ठीक है, यानी ओवरऑल कितना आ गया आपका? 6 डिब्बे। देखिए किसी ऑप्शन में 6 दिया गया है आपको, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 में आपको 6 दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल आपको लैंग्वेज में घुमाया गया था। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में, क्योंकि देख के ही समझ में आ जाता है कि इसका मासा क्या निकल रहा है तीनों का। 21 एक ऐसी वैल्यू थी जो 2 को घटाने पे आ रही थी और जो तीनों को भाग कर रही थी, तो वही मासा हो गया। अगर 21 हमारा मासा है तो पहले 1 डिब्बा चाहिए, दूसरे में 2 डिब्बे चाहिए, तीसरे में 3, तो टोटल डिब्बे कितने आ जाते? 6। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 3 टैंकर हैं। ठीक है, टैंकर तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, जिनमें क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, यानी पहले वाले में 403, दूसरे में 434 और तीसरे वाले में 465 लीटर डीजल है। 465 लीटर डीजल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? तो उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो तीनों टैंकरों से समान मात्रा में डीजल निकाल सके? ठीक है, मतलब एक ऐसा आपको डिब्बा लेना है, या आपसे क्या बोला है, कंटेनर बोला है, हाँ आपको एक कंटेनर लेना है ऐसा ऐसा जिसमें ज्यादा से ज्यादा डीजल आ जाए और तीनों में समान भी होना चाहिए वो मात्रा, यानी जितना आप पहले से निकाल रहे हैं उतना ही आप दूसरे से भी निकाल पाए और उतना ही तीसरे से निकाल पाए, यानी एक बड़े सी बड़ी ऐसी संख्या जो तीनों में समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मासा। तो मैं आपसे बोलूंगा आप इन तीनों नंबरों का मासा निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मासा निकालने का तरीका सेम वही, एक संख्या से दूसरी संख्या घटा लीजिए। जब आप 434 में से 403 घटाएंगे तो आपको निकल के आएगा 31 लीटर। ठीक है, 31 लीटर जैसे ही निकल के आया आपका, यही हो गया HCF। क्यों? क्योंकि 31 एक ऐसी संख्या है जो इसे भी भाग करेगी, इसे भी भाग करेगी और इसे भी भाग करेगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं इन दोनों में चेक करता, जब आप 465 में से 434 घटाते तब भी आपका 31 ही निकल के आता। ठीक है, तो 31 आप देखिए ऑप्शन में दिया है क्या? आप देख पा रहे होंगे 31 एक ऑप्शन में दिया गया है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे पेपर में ना, यूपी टेट वगैरह में और सुपर टेट वगैरह में और DSSS KBS सब में मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्स, ठीक है, जो टाइल्स है आपकी वो स्क्वायर शेप की है, यानी जिसकी जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, कि वह निम्नतम संख्या क्या होगी जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फर्श को ढक पाए। मतलब एक मान लीजिए आपके पास फर्श है, मैं बोल रहा हूँ ये फर्श है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी है, तो मान लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर फर्श होगा। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी दी है आपको? दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई आपको दी गई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये आपको दी गई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को आप सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1500 और प्लस 17, तो ये पहले ही से था, तो आपका टोटल कितना आ गया? 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही ऐसे करूं तो इसमें आ जाएगा 900 और ये 2 सेंटीमीटर पहले था, यानी आपका कितना आ गया टोटल?
902 सेंटीमीटर। यानी जो वर्गाकार फर्श, या सॉरी, वर्गाकार तो टाइल्स निकालना है ना, ये जो फर्श रहा होगा उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी रही होगी? 1517। और उसकी चौड़ाई कितनी रही होगी? 902। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं आपसे बोलूं इस फर्श का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का जब हम चौड़ाई से गुणा करते हैं तभी तो हमारा क्षेत्रफल आता है। ये आपको आयत दिख रहा होगा। ठीक है? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं बोलूं अगर कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं, यानी कुल क्षेत्रफल, ठीक है, किसका? फर्श का। कितना हो गया? 1517 इसकी लंबाई थी, और लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है, यानी 902। ये हो गया आपका कुल फर्श का क्षेत्रफल। ठीक। अब आगे आपसे क्या बोला है कि टाइल्स की जो संख्या हो वो कम से कम हो। यानी यहां से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कम से कम टाइल्स कब लगेंगी। ठीक है, ये भी बोला है कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, यानी वर्ग आकार की होनी चाहिए, यानी जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई। मैं आपसे बोलूं, आपको एक अपने, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, उस कमरे के पूरे फर्श में आपको टाइल्स लगवानी है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं यार कम से कम टाइल्स में तुम्हें पूरा कमरा भर देना है, तो आप बोलोगे यार एक काम करता हूँ, मैं बड़े से बड़ा साइज यूज कर लूंगा, तो मुझे कम से कम टाइल्स में मेरा काम हो जाएगा। कॉमन सी बात है यार, है ना? जितने बड़ा साइज होगा टाइल्स का उतनी कम टाइल्स लगेंगी। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि निम्नतम संख्या, यानी कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो हमको दिया क्या गया है कि हमें साइज बड़ा लेना है, हम साइज बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि जब साइज बड़ा लेने वाली बात आई और आपको लगाना है इस फर्श में, तो यानी जो लंबाई और चौड़ाई थी, जो ये लंबाई और चौड़ाई थी, अगर इसका हम मासा ले लें, ठीक है, तो इसका मासा, मासा क्यों लें? क्योंकि हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग आकार का हमें टाइल लगाना है, जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई में जो कॉमन होगी वैल्यू बड़ी से बड़ी, वो हमारा टाइल्स का साइज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं अगर इन दोनों का मासा निकालो, ठीक है, आप मासा निकाल सकते हैं, जब इसे घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ठीक है, वो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 3 गुणा 4। चलिए देख ही लेते हैं। 1517 में से जब आप घटाएंगे 902, तो आया आपका 5, ये हुआ 1, और 15 में से 9 गए, आपका 615। ठीक है, अब 615 तो सीधे आंसर हो नहीं सकता इनका डिफरेंस, क्योंकि N1 और N2 जो हमने समझा था उसका डिफरेंस 1 होता है, तब जो हमारा अंतर आता है वो संख्या होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, उसके कोई गुणा हम चेक कर सकते हैं, मतलब उसके जब हम गुणनखंड करेंगे उनमें से हमारा कोई आंसर होगा। चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, बटे 2 करके देखिए, बटा 3 करके देखिए, बटा 5 करके देखिए। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्या है 6, 5, 11 और 1, 12, यानी इसमें 3 से भी भाग जा रहा है, और लास्ट में 5 है तो इसमें 5 से भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ कि 3 और 5 अलग कर लेते हैं, यानी अगर मैं 3 इसे लिख रहा हूँ, 3 गुणा 5, अगर मैं इसे 15 निकाल रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या? 15 चौको 60, 15 एकम 15, यानी मैं 615 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये 3 संख्याएं हैं जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अंतर में जो निकल के आया वो ये निकल के आया। आपको लेना क्या है? बड़ा नंबर। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ बड़ा नंबर क्या था? 41। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया जिसका मासा होगा वो होगा 41। आप मासा जिस तरीके से भी निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल के देख लीजिएगा इन दो संख्याओं का, आपका निकल के आएगा 41। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इन दोनों का जो मासा है, इन दोनों का, वो निकल के आया 41। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं, ये हमें वो साइज पता चल गया जिस साइज का टाइल्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, क्योंकि वर्ग आकार का टाइल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक टाइल का क्षेत्रफल क्या नहीं होगा यहाँ से। अगर मैं आपसे बोलूं एक टाइल का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी 41 है, चौड़ाई भी 41 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो कितने टाइल लगेंगे जो पूरा कवर कर दें?
आप बोलोगे एक काम करता हूँ, मैं पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देता हूँ, तो मुझे टाइल्स की संख्या पता चल जाएगी कितनी होनी चाहिए। कहूँगा ठीक है। अब आपको पता चला था यहाँ जो टाइल का साइज आया था वो 41 आया था। ये क्या है आपका, ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे कुल क्षेत्रफल में। ये आपका कुल क्षेत्रफल था फर्श का, और ये आपका एक टाइल का क्षेत्रफल है। ठीक है, जब आप इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, भाग दे के देखिए, 41 का भाग आप दीजिए 1517 में। 1517 में एक तो सीधे सीधे जाएगा नहीं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या 41। ठीक है, जब आप 41 में 27 और 37, ठीक है, जब आप 41 से भाग देंगे इसमें तो आएगा आपका 37, गुणे में जब आप 41 से भाग देंगे 902 में, ठीक है, तो आपका आएगा 22। ठीक है, ये भाग आप देके देख लीजिएगा, मैंने तो देके देख ही लिया है, इस चक्कर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आया। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपको एक चीज यहीं से देखनी थी और इनका पूरा गुणा भी नहीं करना था। आप सीधे लास्ट संख्या में काम करिए। जब आप 7 का गुणा 2 में करेंगे, आखिरी में क्या आना चाहिए आंसर के, आप बोलेंगे आखिरी में 4 आना चाहिए। मैं कहूंगा ऑप्शन देखिए, कितने ऑप्शन के आखिरी में 4 दिया गया है, तो आप बोलोगे केवल एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में 4 दिया था, ऑप्शन नंबर 4 जो था 814। ठीक है, तो 814 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी थोड़ा तरीका होता है कैलकुलेशन से बचने का, कि आप केवल आखिरी आखिरी संख्याओं में काम करें। ठीक है, यहाँ मुझे कैसे पता चल गया था कि 4 आएगा, मुझे ऐसे पता चल गया था, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ऐसे पता चला था, अगर मैं 37 का गुणा करता 22 में, ठीक है, ऐसे ही तो करता, आपको पता चलता 7 दूनी 14। ठीक, 14 का मतलब यहाँ जो आया वही लास्ट में आएगा, तो इस चक्कर में मैंने यहीं से देख लिया, 7 और 2 14, 14 यहाँ पे है तो यानी लास्ट में 4 यहाँ आएगा। एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखा था, इसके लास्ट में 4 दिया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपने देखे हैं हमारे साथ। तो आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी बचे हुए हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 5-6 क्वेश्चन होंगे और अच्छे जो बचे हुए हैं, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखिए बेसिकली इस चैनल पे हम टीचिंग एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी ऐसे रख रहा हूँ जो टीचिंग एग्जाम्स में आ पाए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ कि एसएससी के क्वेश्चन या बैंक के क्वेश्चन उठा लूँ, या बिल्कुल मैं लोअर लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करा रहा हूँ जो आपके पेपर में ना आए और आपको बस आंसर निकाल निकाल के खुशी मिलती रहे, है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो पेपर ओरिएंटेड हमारी अप्रोच है और उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।